तो दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार हम लोग देख रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं कि रशिया की जो एक्टिविटी है वो कुछ इस तरह की हो चुकी है कि वो भारत के इंटरेस्ट के बिल्कुल ही परे है। यानी पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा क्लोज करना, उसके साथ व्यवसाय करना, तेल सप्लाई करना, वो भी डिस्काउंटेड रेट पर। तो दूसरी तरफ भारत को दिए जाने वाले तेल के ऊपर डिस्काउंट लगातार कम कर देना, और इतना कम कर देना कि भारत के लिए वो खरीदना ही मुश्किल हो जाए। इसके अलावा चाइनीज युआन हमसे मांगना तेल के बदले और भारतीय रुपीस को इनकार कर देना। तो कुछ इस तरह का एक पैकेज देखने के लिए रशिया की तरफ से लगातार मिल रहा था, जिसके बाद ये कहा जा सकता था कि भारत और रशिया के बीच की जो दोस्ती है उसमें कहीं ना कहीं ऐंठन आने लगी है। हो सकता है कि रशिया ऐसा ना चाहता हो, उसकी मजबूरी हो, और चाइना उसे इन्फ्लुएंस कर रहा हो, यहाँ पर कारण कुछ भी हो। अल्टीमेटली ये सारी चीजें हमारे इंटरेस्ट के बाहर थी, जबकि हम सभी जानते हैं कि अगर भारत अपनी शर्तों के हिसाब से भी रशिया के साथ दोस्ती रखता है तो इसमें भारत के साथ साथ रशिया का भी हर हाल में फायदा है। इसके बाद फिर हम लोगों ने भी कड़े कदम उठाए, अमेरिका से तेल खरीदना शुरू किया, यूएई के साथ में लोकल करेंसी को लेकर ट्रेड सेटलमेंट के लिए डील की। इसके अलावा मैंने आपको आज सुबह ही बताया कि भारत इराक से भी भारी मात्रा में तेल खरीदने जा रहा है, और इस तरह के जो मूवमेंट देखने के लिए मिले, ऐसा लग रहा था कि टिट फॉर टेट यहाँ पर चल रहा है और दोस्ती में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बाधाएं आ सकती है। लेकिन दोस्तों भारत और रशिया की दोस्ती वाकई में कुछ अलग सी है। वैसे पास्ट में भी कई सारे मौकों पर देखने के लिए ये दोस्ती मिली है, रशिया की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी। अब इसी का एक जीवंत एग्जाम्पल भारत ने फिर सेट कर दिया है और रशिया को 19 देशों के खतरनाक जबड़ों से पूरी तरह से बाहर निकाल लिया है। जी हाँ, ये खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एकदम एंड तक देखते रहिए, मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर G20 चल रहा है, और अभी की अगर बात की जाए तो पिछले 2 दिनों से एक और नई मीटिंग आयोजित की गई है, जहां पर G20 सदस्यों के फाइनेंस मिनिस्टर और साथ ही G20 के जो केंद्रीय बैंक है उनके प्रबंधक वगैरह ये सारे कुछ भारत में जमा हुए हैं। कहने का मतलब इकोनॉमी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, नए नए रिफॉर्म्स को लेकर, कई सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत चल रही है। लेकिन अगेन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि G20 में जो पश्चिमी देशों का दबदबा है, ये हमेशा अपने हिसाब से इस ग्रुप को चलाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर ये लोग काफी लंबे समय से चाह रहे थे कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट निकलता है यानी कम्युनिक, जिसके बारे में हम लोगों ने 2-3 दिनों पहले भी डिस्कस किया था, उसमें एंटी रशिया एक्टिविटी की जाए या फिर रशिया के खिलाफ यहाँ से हेट फैलाई जाए, जिससे उनका मकसद तो पूरा हो ही जाएगा एंटी रशिया एक्टिविटी करने का या फिर रशिया को कंडेम करने का। साथ ही साथ वो लोग ये मैसेज देने में भी सफल होंगे कि देखिए भारत को ही प्लेटफॉर्म के तौर पर हम लोगों ने इस्तेमाल किया और वहां से रशिया को कंडेम किया। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत इस तरह से किसी भी झांसे में नहीं आने वाला है, और G20 सदस्यों की जो भी मंशाएं थी वो पास्ट से लेकर आज तक भारत ने फेल कर दी। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि G20 के सारे मेंबर्स ने बहुत कोशिश की कि आप किसी भी तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति को मंच दे दीजिए, यानी भारत में G20 जब होगा तो वहां पर उन्हें इन्वाइट कीजिए। अगर वो डायरेक्टली आना पसंद करते हैं, आ सकते हैं तो आएंगे, अगर नहीं आ सकते तो वो लाइव जुड़ जाएंगे, लेकिन उन्हें बोलने का मौका दिया जाए, जैसा कि इंडोनेशिया में हुआ। और इंडोनेशिया में जेलेंस्की ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, रशिया को, पुतिन को डायरेक्टली कोसा तो कोसा, साथ में G20 को G19 भी कहकर संबोधित किया। यानी अल्टीमेटली उन्होंने संदेश दे दिया कि G20 से रशिया को बाहर करने का समय आ गया है, जैसा कि किसी जमाने में G8 से बाहर किया था। तो इस तरह की चीजें ये लोग यहाँ भी करना चाहते थे। तो भारत ने पहले इनकार कर दिया कि देखिए कम्युनिक या फिर ज्वाइंट स्टेटमेंट आप दे ना दें, इसके ऊपर कोई देश हस्ताक्षर करे ना करे, यहाँ से कोई भी एंटी रशिया एक्टिविटी नहीं की जाएगी। यहाँ तक कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो कुछ भी चीजें इस समय चल रही है उसे युद्ध या फिर इन्वेजन की कोशिश न कहा जाए, बल्कि उसे कॉन्फ्लिक्ट या फिर हिंदी में संघर्ष कहा जाए। इसके अलावा G20 के सदस्य ये भी ना भूले कि G20 का मकसद ये नहीं है कि आप किसी युद्ध में इंटरफेयर करें, बल्कि G20 का मकसद अलग है। अलग मुद्दों के ऊपर मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट की जाती है, तो उन्हीं मुद्दों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखें। तो अभी जो भारत के अंदर मीटिंग कंडक्ट की गई, जो कि कल ही खत्म हुई है, इसका मेन मकसद था इकोनॉमी। इसके अलावा इकोनॉमिक सेक्टर में किस तरह से रिफॉर्म्स लाए जाएं, मल्टीलेटरल बैंक को और अन्य कई व्यावसायिक मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चाएं की जानी थी। लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज का ये मानना था कि नहीं, हम इस मीटिंग के बाद भी जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करेंगे उसमें रशिया को कंडेम करेंगे। तो भारत ने यहाँ पर काफी मजबूती से विरोध करते हुए ये कहा कि देखिए ये G20 है, ना कि ये UN है। बायलैटरल किसी भी तरह का कोई युद्ध हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसे सुलझाने की जवाबदारी G20 की नहीं है, ना ही G20 में इस तरह के मुद्दे
उठाए जाना सही है। ये काम यूएन का है और यूएन तक ही आप उसे सीमित रखिए। रही बात G20 की मीटिंग की, तो हम इसके होस्ट हैं और होस्ट का दायित्व बनता है कि वो हर परिस्थिति में न्यूट्रल बना रहे, ना इस पक्ष और ना ही उस पक्ष। तो उसी परंपरा के साथ हम भी चलेंगे और इस मंच का इस्तेमाल किसी भी तरह से एंटी रशिया एक्टिविटी के लिए हम लोग नहीं करने देंगे। और जो एक्चुअली मुद्दे हमारे सामने खड़े हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी और कम्युनिक या फिर ज्वाइंट स्टेटमेंट भी उन्हीं मुद्दों संबंधित निकाला जाएगा। अब ऑब्वियसली इसका विरोध फिर वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा किया गया और फाइनल ये निर्णय लिया गया कि कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट मीटिंग के बाद दिया ही नहीं जाएगा। तो भारत ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, इस बार बिना ज्वाइंट स्टेटमेंट के ही मीटिंग को खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह से भारत ने एंटी रशिया एक्टिविटी नहीं होने दी। तो ये चीजें देखकर आप समझ सकते हैं कि भारत और रशिया के बीच में जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण, कितनी ज्यादा पक्की है। कई सारी बाधाओं को पार करने के बावजूद भारत द्वारा इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे कि रशिया को घेरने के लिए इन 19 देशों को और मौका मिल जाता। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।